नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं से क्षितिज भाग 1 और इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गद्य खंड। और गद्य खंड में हमने शुरू कर रखा है दोस्तों पाठ 2, जिसका शीर्षक है लहासा की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक यानी पृष्ठ संख्या जो 26 है यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। 27 पृष्ठ संख्या जो है यहाँ पर हम प्रवेश कर चुके थे। और इसकी जो पहली पंक्ति है कि जब लेखक जो है सुमति से कहता है कि यहाँ से लंकोर के लिए, अर्थात लंकोर एक स्थान है जहाँ उनको जाना है। लेखक कहता है कि तुम यहाँ से कोई घोड़ा जो है किराए पर ले लो। कर लो का मतलब किराए पर ले लेना, जिस पर हम जो है सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी चलेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों हमने पढ़ लिया था। तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी ध्यान से सुनना, समझना, और जो कठिन शब्द होंगे दोस्तों वो यहाँ पर जो है आपको स्पष्ट कर दिए जाएंगे, उनको भी आप साथ साथ लिख सकते हैं। लेखक बताता है कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। यानी जो डांडे की जो स्थान था, जो आपको बताया गया था कि ऊंची पहाड़ी है, उस ऊपर की ओर वहाँ पर उस पहाड़ी की तरफ चले। डांडे से पहले एक जगह उन्होंने चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। पहले उन्होंने वहाँ पर चाय पी उससे पहले, और दोपहर के समय में वो कहाँ पर पहुँच गए? डांडे पर पहुँच गए। अब लेखक बताते हैं कि हम जो है समुद्र तल से लगभग 17 से 18 हज़ार फीट जो है ऊंचाई पर खड़े हुए थे। यानी जहाँ पर वो खड़े थे डांडे के ऊपर, वह जगह ऊंचाई पर थी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर? 17 से 18 हज़ार फीट। आगे बताता है कि हमारी दक्षिण तरफ, यानी हमारी दक्षिण दिशा की तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हजारों श्वेत शिखर, हजारों की संख्या में छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ थी। श्वेत इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी, जिसके कारण वो जो है सफ़ेद दिखाई दे रहे थे। तो श्वेत यहाँ पर शब्द आया है। श्वेत का मतलब आपको पता ही है, श्वेत का मतलब क्या होता है? सफ़ेद होता है। भीटे की ओर दिखने वाले, यहाँ पर भीटे शब्द हुआ है। ये भी एक ऊंचा स्थान है, ऊंची जो जगह होती है उसको भीटा कहा जाता है। ऊंची जो जगह है जिसको हम कह सकते हैं वो भीटा होता है। तो ये कहता है भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। बिल्कुल नंगे का मतलब क्या है कि ना तो उनके ऊपर बर्फ़ थी और ना ही किसी प्रकार की हरियाली जो है वहाँ पर थी। यानी कोई पेड़ पौधा उसके ऊपर नहीं था उन पहाड़ियों के ऊपर, और ना ही जो है बर्फ़ वहाँ उन पहाड़ियों के ऊपर पड़ी हुई थी, जिसके कारण जो है वो नंगी जो है वो नज़र आ रही थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। लेखक कहता है कि हमने उत्तर की तरफ दृष्टि डाली, देखा तो वहाँ पर बहुत कम बर्फ़ वाली, यानी बर्फ़ तो थी लेकिन कम बर्फ़ थी, चोटियाँ जो है वो दिखाई पड़ रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। यानी जहाँ पर वो खड़े थे सबसे ऊंची जगह पर डांडे पर, वहाँ पर कोई डांडे का देवता था, उसका जो है वो स्थान था, जगह थी। और वो कैसी थी जगह? जो पत्थरों के ढेर वहाँ पर लगे हुए थे, जानवरों की सींगे में जो हॉर्न्स होते हैं जानवरों के, उनकी जो सींगे वहाँ पर गाड़ दी गई थी। और उनके साथ साथ जो है रंग बिरंगे कपड़े की झंडियाँ भी जो है वहाँ पर लगा करके उस स्थान को सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। उतराई का मतलब अब मुझे उन्हें जो है नीचे उतरना था। एक तरफ से वो पहाड़ी पर चढ़े, दूसरी तरफ से वो पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई जो है वो बिल्कुल नहीं थी। यानी जब हम ऊंचे से नीचे पर उतरते हैं तो हमें मुश्किल नहीं आती है, जबकि यदि हमें नीचे से ऊपर चढ़ना हो तो मुश्किल आती है, कठिनाई होती है। शायद 2-1 और सवार साथी जो है वो हमारे साथ चल रहे थे। मेरा जो घोड़ा था वो कुछ धीमे चलने लगा, धीमे मैंने आराम से चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, कि इसने पहाड़ को चढ़ा है, शायद थक गया है इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैं शायद ये सोच रहा था, और यही सोचकर जो है मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे क्या हुआ, वह बहुत पिछड़ गया। यानी मैं सबसे पीछे रह गया, और जो साथी थे जो दूसरे, वो मेरे से आगे निकल गए। आगे कहता है मैं दोनिक वक्स्तों की तरह
अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों दोनिक वक्स्तो एक शब्द आया है, दोनिक वक्स्तो। अब दोनिक वक्स्तो क्या था, एक स्पेनिश उपन्यासकार हुए हैं जिनका नाम था सार्वेतेज। उनका नाम क्या था, सार्वेतेज जो है उनका नाम था। तो सार्वेतेज जो है नामक एक स्पेनिश उपन्यासकार था। उसने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था डॉन, जिसका नाम था डॉन क्विक क्विक जो है जोट, क्विक जोट उसका नाम था। क्विक जोट जो था उसका नाम क्या था, क्विक जोट था। तो ये उसका नाम था। तो डॉन क्विक जोट उपन्यास का नाम था। उसका जो नायक था, इस जो उपन्यास, ये क्या है, एक उपन्यास है, ये क्या है, एक नोवेल है, ये क्या है, एक नावल है। और इस नावल का जो हीरो था, नायक था, उसका नाम जो है दोनिक वक्स्तो था। इसलिए लेखक यहाँ पर कहता है कि दोनिक वक्स्तो, और वो दोनिक वक्स्तो जो नायक था वो घोड़े पर चला करता था। तो लेखक कहता है कि मैं भी जो है उसी की भांति घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था और मुझे जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता, अर्थात जब मैं उस घोड़े को थोड़ा सा टाइट करता, उसको धमकाता, तो वह क्या करता था, और सुस्त पड़ जाता था, यानी और जो है धीमी गति से चलना शुरू कर देता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। दो रास्ते फूटने का मतलब है एक रास्ते से जो है अलग अलग रास्ते जा रही हो, एक दूसरी तरफ जा रहा हो, एक दूसरी तरफ जा रहा हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि एक जगह से दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। लेखक कहता है कि मुझे जाना तो दाएं था, लेकिन मैं गलती से बाएं रास्ते पर चला गया और उस रास्ते पर चलते हुए मील 1.5 मील तक जो है भीतर चला गया, अर्थात अंदर तक चला गया। और रास्ते में आगे जा कर के मैंने देखा कि मुझे अब तक वो दिखाई नहीं दिए, मिले नहीं हैं। तो उसने घर में जा कर के पूछा और उसे पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता जो था वो दाहिने वाला था। फिर लेखक कहते हैं कि मैं लौट कर मैंने उसी रास्ते को पकड़ा और 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, यानी थोड़ा सा उससे पीछे था। तो आगे क्या देखता है कि वहाँ पर जाके मैंने देखा कि सुमति जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। और सुमति जो था वो मंगोल जाति का था, और मंगोल जाति के जो लोग होते हैं उनका लाल पहले से ही मुंह जो है उसका होता है, मुंह जो है वो लाल होता है पहले से ही, और गुस्से के कारण उसका मुंह जो है और भी ज़्यादा लाल हो गया था। तो उसने उसको कहा, किसने कहा, सुमति ने कहा लेखक को कि मैंने यहाँ पे बैठ के 2 कंडे जो है वो टोकरी जो है कंडे के फूंक डाले हैं। कंडे होते हैं जिससे हम उपले बनाते हैं, गोबर से जो बने हुए होते हैं। वो कहते हैं मैंने यहाँ बैठकर तुम्हारे इंतज़ार में 2 टोकरी जो है कंडे फूंक डाले हैं। 3-3 बार मैंने चाय को गर्म कर दिया है। मैंने बहुत नरमी से उसको जवाब दिया। लेखक कहता है लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं था मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, ये तो बड़ी धीमी गति से चल रहा था, मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था। लेखक कहता है खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाया करता था। तो लंकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे जो थे यजमान थे। अब यहाँ भी उनके किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सुमति के लिए। उनके कौन है यहाँ पर, सुमति के जो है यहाँ पर अच्छे जानकार थे, उसके जो यजमान थे। तो उनके बारे में वो बताता है। पहले कहता है हमने चाय सत्तू खाया। अब यहाँ पर सत्तू शब्द आया है। सत्तू शब्द का मतलब होता है, सत्तू का मतलब होता है जो गेहूं का आपका आटा होता है ना, गेहूं का भुना हुआ आटा। कौन सा, भुना हुआ जो आटा होता है उसको हम जो है गेहूं का भुना आटा जो है वो क्या कहलाता है, सत्तू कहलाता है। ठीक है, या जो होते हैं उनको जौ का आटा या गेहूं का आटा, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो उसका जो है उसको उसने खाया, भुना हुआ आटा। और रात को गर्मा गर्म उनको थुक्पा मिला। थुक्पा होता है कोई तरल पदार्थ जिसको हम कह सकते हैं ग्रेवी टाइप, जिसको हम समझ सकते हैं, समझने के लिए ग्रेवी जो है वो सत्तू या चावल के साथ जो अलग से ग्रेवी बना दी जाती है मूली की, उसको जो है थुक्पा यहाँ पर कहा जाता है। ये कहता है अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तिंगरी कोई जगह है, उसके विशाल बड़े मैदान में थे।
जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम क्या है? तिंगरी समाधि गिरी है। तिंगरी समाधि गिरी है और उसी के नाम पर ये तिंगरी जो है उसका विशाल मैदान है। आगे बताता है कि आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। अर्थात गंडे का मतलब होता है जो मंत्र आदि जो है बोलते हुए कोई धागा जो है या ताबीज़ जो है आपको बांध दिया जाए, उसको गंडा कहा जाता है। हमारे यहाँ पर ताबीज़ कहा जाता है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो है वो कहता है कि वो गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं ख़त्म होते थे? क्योंकि यदि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर वह क्या करता था, सुमति किसी भी कपड़े से बोध गए का गंडा जो है बना लिया करता था। यानी कोई कपड़ा उठाया, उसी में से वो कतरे फाड़ी और फाड़ करके उसको क्या कर दिया, उसको लोगों को बता देता था कि ये बोध गया से आई हुई है। ठीक है, तो वो कहने का भाव क्या है कि वो कभी ख़त्म होने नहीं देता था। और बोध गया क्या है? वो बौद्ध भिक्षुओं का या जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, अनुयायी हैं, उनका वो धार्मिक स्थल है, धार्मिक जो है पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है। तो आगे ये बताता है कि वह अपने यजमानों के पास जाना चाहता था। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लाहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। यानी तुम्हें कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारा नुकसान होगा, जैसे हम लाहसा पहुंच जाएंगे मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। अब सुमति ने स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तो दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया क्या होता है? यहाँ पर भरिया शब्द आया है। भरिया होता है जो बोझ उठाने वाले लोग होते हैं, या जिसको हम कहते हैं बोझा ढोने वाले को जो है क्या कहा जाता है? ढोने वाले को बोझा ढोने वाले को क्या कहा जाता है? भरिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भरिया कहा जाता है। तो ये याद रखना। तो ये कहता है कि हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से यदि सिर ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट का मतलब क्या है? यहाँ पर माथा। ललाट का मतलब क्या है? माथा। माथा जो है वो धूप के कारण क्या कर रहा है? जल रहा है। और पीछे का कंधा जो है वो बर्फ़ हो रहा है, अर्थात मोटा उन्होंने कपड़ा डाल रखा है और पसीने आने की वजह से क्या हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो गया है और उनको बिल्कुल ठंडा जो बर्फ़ की भांति जो है कंधा महसूस हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना बना करके वो शेखर विहार की ओर चलने के लिए उसने मुझे कह दिया। अब तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है मठों विहारों के हाथ में है। मठ यानी विहार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आश्रम होते हैं, डेरे होते हैं, उसी प्रकार से जो है मठ होते हैं, विहार उनको कहा जाता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर जो है बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का मतलब क्या होता है? बिना वेतन के, अवैतनिक जिसको कहते हैं, बिना पैसे लिए वो लोग काम कर सकते हैं बेगार में, फ्री में जिसको कहते हैं। तो खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया जो भिक्षु होते हैं उनको नमसे कहा जाता है, और वो नमसा बड़ा भद्र पुरुष थे और वह बहुत प्रेम से लेखक के साथ मिले। हालांकि उस वक्त लेखक बताते हैं कि मेरा भेष जो है वो अच्छा नहीं था, या ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। और यहाँ पर ये कहता है शेखर विहार में बहुत एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर क्या है? ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, बुद्ध वचन अनुवाद। बुद्ध के जो वचन थे, बुद्ध के जो वचन हैं उनको अनुदित किया गया है यहाँ पर। और वो जो है जिनको कंजूर कहा गया है, वो हस्तलिखित जो है 103 पोथियाँ वहाँ पर रखी हुई थी। हस्तलिखित मैंने हाथ से लिखी हुई। हस्तलिखित का मतलब क्या हो गया? हाथ से
लिखी हुई 103 पोथियाँ वहाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, अर्थात मुझे बैठने का स्थान वहीं दिया गया। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी जो थी वो 15-15 सेर से कम नहीं थी। ये वजन होता है, भार होता है उसका, लिखा गया है यहाँ 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर का मतलब क्या है कि मैं पुस्तकें पढ़ने में लीन था, खोया हुआ था। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वे वापस लौट आए, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि वो 2-3 दिन लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु जो नमसे था उससे हमने विदाई ली और हम वहाँ से चल पड़े। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा आज का जो पाठ था ये कंप्लीट हो जाता है आपका। तो यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, पहले भी आपने वीडियो देखी है और आगे भी आप देखने को आपको मिलेंगी, तो आगे वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, व्याकरण से संबंधित वीडियो आएगी, कविताओं से संबंधित जो वीडियोज़ हैं, यदि आप उनको देख करके लाभान्वित होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।